मध्यम पुरुष एक वचन में नमसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में नमथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में नमथ। अन्य पुरुष एक वचन में नमति, अन्य पुरुष द्विवचन में नमतः और अन्य पुरुष बहुवचन में नमन्ति। इस प्रकार से हम क्रियापद देखते। सर्वनाम, तो सर्वनाम उत्तम पुरुष एक वचने अहम, उत्तम पुरुष द्विवचने अवाम, उत्तम पुरुष बहुवचने वयम। मध्यम पुरुष एक वचने त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचने युवाम और मध्यम पुरुष बहुवचने यूयम। अन्य पुरुष एक वचने सह, अन्य पुरुष द्विवचने तौ और अन्य पुरुष बहुवचने ते। यानी अहम अवाम वयम, त्वम युवाम यूयम और सह तौ ते। इस प्रकार और इसी के आधार पर हम कल यहाँ पर वाक्य आदि भी देखे थे। हाँ, यहाँ इसका कितने वाक्य हुआ था? इतना वाक्य हो चुका है कि ये कंप्लीट हो गया था कल। कंप्लीट हो गया कंप्लीट हो गया था। ये कंप्लीट हो गया। चलिए आज नया पार्ट यहाँ पर देखेंगे और नया पार्ट में जो है कि अभी भी यहाँ पर वर्तमान काल के लिए ही और ऐसे ही वर्तमान काल के लिए जिसमें प्रथम गण के यहाँ पर हम धातु देख रहे हैं, प्रथम गण के क्रियापद देख रहे हैं। प्रथम गण अभी भी चालू है। इस प्रथम गण को जो है ना कि दो विभाग से उसे विभाजित किया गया है और वो दो विभाग कौन सा है? तो वो दो विभाग यहाँ पर देखेंगे कि जो दो विभाग है और उन दो विभाग के आधार पर अगर देखा जाए कि ये दो विभाग जो है वो किस प्रकार से हैं, तो ये दो विभाग है, एक गुण सहित और दूसरा गुण रहित। अब गुण क्या होता है उसको यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये जो है कि ये किस प्रकार से, तो यहाँ पर कि प्रथम गण के धातुओं को दो विभाग से विभाजित किया गया, इसको हमें याद रखना है कि प्रथम गण के जो धातु हैं वो दो विभाग से विभाजित है, एक गुण रहित और दूसरा गुण सहित। एक गुण रहित और दूसरा जो है कि गुण सहित। इस प्रकार से अगर देखे तो गुण रहित अर्थात जिसमें गुण न हो उसे गुण रहित बोला जाता है और जिसमें गुण हो उसे गुण सहित बोला जाता है। अब यहाँ पर गुण का मतलब क्या है? तो गुण का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि गुण जो है उस गुण का अर्थ क्या है? तो गुण का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि ये जिसमें फेरफार हो, धातु में जो परिवर्तन अवस्था, उस परिवर्तन अवस्था को ही गुण कहा जाता है। धातु में परिवर्तन अवस्था वाला जो हो उसे गुण कहा गया है। अब तक कोई धातु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर हम धातु में परिवर्तन आदि भी यहां पर हम देखेंगे कि धातु में जो है कि जो वो परिवर्तन आता है। किस प्रकार का परिवर्तन? कि अब तक में कोई धातु में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं मिला। जैसे कि यहां पर देखा जाए कि नम धातु है तो नम धातु में कहीं नम का नाम नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है। नम का नेम नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है। नम का नाव नहीं हुआ है। उसी प्रकार पठ का तो पठ का पठ ही रहता था, पत का पत ही रहता था। तो ये जो है कि धातु में जहां जिस धातु में कोई फेरफार ना हुआ हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हुआ हो, किसी भी प्रकार का उसमें विकार ना हुआ हो, यानी धातु में जो विकार होता है उसी विकार को ही गुण कहा जाता है। धातु में जो विकार है और उसी विकार को ही यहाँ पर गुण कहा गया है। और ऐसे गुण अगर देखा जाए तो ऐसे गुण दो प्रकार के हैं। ऐसे अगर देखें तो ये गुण जो है ये गुण दो प्रकार के गुण है। कौन कौन से दो प्रकार के गुण? तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिखा है, एक है कि उपांत्य गुण और दूसरा जो है वो है अंत्य गुण। तो उपांत्य गुण और अंत्य गुण इस प्रकार के यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर आपको दिया गया है। सर्वप्रथम यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो प्रथम नंबर है कि उपांत्य गुण और दूसरा है अंत्य गुण। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि गुण जो है वो गुण दो प्रकार से होता है, एक उपांत्य और दूसरा
अंत्य। तो ये उपांत्य और अंत्य क्या है, पहले इसको भी यहां पर जानना जरूरी है कि उपांत्य किसे कहा जाता है और अंत्य किसे कहा जाता है। तो उपांत्य और अंत्य अगर देखा जाए कि उपांत्य क्या है और अंत्य क्या है, तो उपांत्य का मतलब इतना समझना है कि सेकंड लास्ट जो हो उस सेकंड लास्ट को उपांत्य बोला जाता है। किसके सेकंड लास्ट में, तो धातु के सेकंड लास्ट, अर्थात धातु के अंतिम से पहला वर्ण जो हो उसे उपांत्य बोला जाता है। धातु के उपांत्य, जैसे कि यहां पर अभी तक हम लोग जो देखें उसी धातु के आधार पर यहां पर देखेंगे कि नम धातु है। इनमें तीन वस्तुओं को आज हमें ध्यान रखना है। प्रथम आदि, सेकंड अंत्य, और तीसरा जो है उपांत्य। ये तीन हमें ध्यान रखना है। आदि, आदि का मतलब होता है कि प्रारंभ, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। अंत्य का अर्थ होता है कि अंतिम, और उपांत्य का मतलब होता है कि अंतिम से पूर्व, अंतिम के पूर्व में जो हो वो, अंतिम के पूर्व में जो हो उसे उपांत्य बोला जाता है। आदि कभी कभी ऐसे बोला जाएगा कि स्वर आदि, तो इसका अर्थ क्या होगा, जिसका प्रारंभ स्वर से हो रहा है उसे स्वर आदि बोला जाता है। व्यंजनादि, तो व्यंजनादि शब्द का अर्थ क्या करेंगे, जिसका प्रारंभ ही व्यंजन से हो उसे व्यंजनादि कहा जाता है। उसी पर अंत्य, स्वरांत, तो जिसके अंत में स्वर हो उसे स्वरांत बोला जाएगा। व्यंजनांत, जिसके अंत में व्यंजन हो उसे व्यंजनांत बोला जाएगा। तो लेकिन यहां पर गुण जो है वो गुण दो प्रकार का यहां पर दिया गया है, एक उपांत्य और अंत्य। यानी जैसे कि कोई भी वस्तु हो उसमें जैसे 1 2 3 4 ऐसे चार चीज है, इनमें से अगर देखा जाए इन चारों में आदि क्या है, इन चार में आदि क्या है, 1 2 3 4 में आदि क्या है, चार में आदि अगर देखा जाए तो ये एक, ये क्या है, आदि हुआ। चार में अंत्य क्या है, इन चारों में अंत्य क्या है, चार, चार ये अंत्य हुआ। तो ये तो ध्यान में आ गया। एक को आदि कहा जाता है, यानी जिसका प्रारंभ हो उसे आदि कहा जाता है, और जो अंत में हो उसे अंत्य कहा जाता है। तो प्रारंभ में क्या था, एक, इसीलिए एक क्या होगा, आदि। और अंत में क्या है, यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर देखने मिल रहा है, चार, तो ये चार क्या होगा, तो चार जो है वो अंत्य होगा। अब आता है कि उपांत्य किसे कहते हैं, तो उपांत्य यानी आदि के अंतिम के पूर्व में, अंतिम के पूर्व में क्या आया है, तीन तीन, ये तीन को ही क्या बोला जाएगा, इन तीन को उपांत्य। यानी क्लियर हो गया सभी को, आदि अंत्य और उपांत्य। जी। आदि का मतलब प्रारंभ, अंत्य का मतलब अंतिम अंतिम, और उपांत्य का मतलब अंतिम के पूर्व अंतिम का जो पूर्व में हो उसे बोला जाएगा, हाँ सेकंड लास्ट जिसे बोला जाए, उन सेकंड लास्ट को क्या बोला जाएगा, उपांत्य। इन सेकंड लास्ट को अब उपांत्य बोला गया। अब यहाँ पर जैसे कि नम धातु है, तो इन नम धातु में अगर देखा जाए तो इन नम धातु में आदि अंत्य उपांत्य इन सब को भी यहाँ पर अब इसकी विचार करेंगे हम लोग कि नम धातु जो है कि उन नम धातु में आदि में क्या है, अंत में क्या है, उपांत्य में क्या है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए इन नम शब्द का हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा मतलब उसको विच्छेद करते जाएंगे। तो नम कैसे लिखा जाता है, नौ में क्या लिखा है, नौ, नौ पूरा है, इसका मतलब व्यंजन हमेशा आधा होता है, यानी क्या होगा, नौ प्लस अ प्लस म, ये नम बन चुका है।
न प्लस अ प्लस म, ये नम बन चुका है। अब यहां पर सोचेंगे कि इन नम में जो है, एक इन नम में आदि क्या है। नम शब्द के आदि में क्या है, तो नम शब्द के आदि में न है। न अंत में क्या है, म अंत में म है। तो उपांत में क्या आया, उपांत में अ आया। उसी प्रकार पठ धातु हो तो पठ धातु के आदि में क्या होगा, प प। अंत में क्या होगा, ठ तो उपांत में अ आएगा। अ कहां पर है कि प में अ है कि नहीं है। और ठ के बीच में। हाँ, तो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर तो कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है मतलब ये प पूरा है। प में, हाँ, प में अ छुपा प है, में मिक्स, हाँ। क्योंकि व्यंजन हमेशा अपूर्ण होता है। व्यंजन हमेशा कैसे होता है, अपूर्ण होता है। तो ये तीन चीज हमें ध्यान रखना है, आदि, उपांत्य और अंत्य। ये तीनों तीन चीज, क्योंकि अब गुण देखेंगे तो ये गुण दो प्रकार के होते हैं। अब ये गुण दो प्रकार के, जो दो गुण यहाँ पर है, दो प्रकार के गुण, और वो दो प्रकार के गुण कौन कौन से, तो ये दो प्रकार के गुण अगर देखा जाए तो एक गुण है कि उपांत्य और दूसरा गुण है यहाँ पर अंत्य। अब उपांत्य गुण का मतलब क्या है, अभी अभी हम लोग देखें, किसी शब्द या धातु के अंतिम व्यंजन से पहले जो स्वर या व्यंजन आए, यानी स्वर या व्यंजन जो भी हो, उसे उपांत्य कहा जाता है। यानी सेकंड लास्ट, यानी सेकंड लास्ट में स्वर भी हो सकता है और सेकंड लास्ट में व्यंजन भी हो सकता है। जो भी हो, चाहे वो स्वर भी हो या तो व्यंजन भी हो, उसे उपांत्य कहा जाता है। सेकंड नंबर अंत्य, अर्थात किसी शब्द या धातु के अंतिम व्यंजन या स्वर को अंत्य बोला जाता है। यानी लास्ट, जो लास्ट में होगा उसे अंत्य बोला जाएगा। ये दो चीज हमें ध्यान में रखना है, अंत्य और उपांत्य का, क्योंकि इसी के आधार पर गुण होगा। अब तक सारे के सारे धातु देखे वो निर्गुण, निर्गुण का अर्थ अर्थात वहां पर गुण रहित देखे थे, लेकिन अब गुण सहित, अब यहाँ पर गुण सहित देखेंगे। और गुण यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। गुण का मतलब अभी अभी कहा गया है, जिसमें अर्थात जिन शब्द या धातु का मूल स्वरूप से चेंज हो, यानी मूल स्वरूप चेंज होकर कहीं अन्य स्वरूप में बदल जाए, उसे ही गुण कहा जाता है। यानी धातु के विकार जो है, उन विकार को गुण कहा गया है। जैसे किस प्रकार का विकार, तो उदाहरण के स्वरूप में यहां पर दूंगा मैं। एक धातु है जिम धातु है, लेकिन इसका अगर आप बोले इसका रूप क्या होगा, जिमामी होगा नहीं, इसका रूप क्या बन जाएगा, जिम का जेम बन जाएगा। अर्थात क्या होगा इसका रूप, जेमामी। लेकिन धातु तो क्या था यहां पर, जिम। तो इसमें क्या परिवर्तन हो चुका है, किसका परिवर्तन हुआ, जी का जे हाँ, ई जो है, ई का चेंजेस क्या हो गया, ई का विकार क्या आ गया, ई का विकार यहाँ पर प्लस आ ई। गया। ई का विकार यहाँ पर जो ए हुआ है, तो इसी ए को ही क्या बोला जाता है, ये ए जो है इसका मूल स्वरूप में जी है, लेकिन जब रूप बनाएंगे तब ये आ जाएगा जी। उसी प्रकार दूसरा एक धातु है सुच, ये सुच धातु है, इसका रूप सुचामी, सुचा वह नहीं होता है, उसका रूप क्या हो जाता है सुच का, तो सोचामी ऐसे होगा, सोचामी। तो सोचामी जो है यहाँ पर ऊ का विकार क्या हो चुका है, ऊ का विकार ओ हो चुका है। तो इसमें देखिए कि मूल धातु से जब रूप बनाते हैं तो उसमें चेंजेस देखने मिलता है। तो इस प्रकार जो चेंजेस वाला हो उसे ही क्या कहा जाता है, जो धातु के मूल धातु के स्वरूप में जो विकार हो, उस विकार को ही यहाँ पर गुण बोला जाता है। तो ऐसे गुण कितने प्रकार के, तो ऐसे गुण अगर देखा जाए तो ऐसे गुण वहां पर दो प्रकार के, इस प्रकार ऐसे धातुओं का दो प्रकार के गुण होते हैं। और वो दो प्रकार के गुण अर्थात कौन कौन से, एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। तो उपांत्य में क्या हो ताकि गुण होगा, उपांत्य में क्या हो ताकि यहाँ पर गुण कर सकते हैं,
तो यहाँ पर देखिए कि उपांत्य में आपको दिखेगा कि उपांत्य में क्या होना चाहिए ताकि गुण हो। तो उपांत्य में इतना वस्तु, ये इधर जो ये जो वर्ण जो लिखा गया है ना, इस वर्णों का हमें ध्यान रखना है। कौन से वर्ण है यहाँ पर? ई वर्ण, उ वर्ण और रू वर्ण, इसका ही गुण होता है। किसका गुण होता है? ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण का ही गुण होता है। अब देखिए ई वर्ण का गुण क्या, ई वर्ण जब बोलेंगे, चलिए अवर्ण बोलने से कौन कौन से अक्षर आता है? अगर अवर्ण बोला जाए तो उसमें कौन कौन से अक्षर आएगा? अवर्ण बोले अ और आ ही आता है, सही है। उसी प्रकार ई वर्ण बोलेंगे तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई, सही है। उ वर्ण बोला जाए तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ आता है। रू वर्ण बोला जाए तो ह्रस्व रू और दीर्घ रू, सही है। तो यहाँ पर हम वर्ण बोले हैं, किसका गुण क्या होता है? तो ई वर्ण का गुण यहाँ पर क्या होता है? तो ई वर्ण का गुण ए हो जाता है। चाहे वह, इसका मतलब ये हुआ ह्रस्व ई हो तो भी उसके स्थान पर क्या होगा? ए। या तो फिर दीर्घ ई हो तो भी उसके स्थान पर क्या होगा? ए। चाहे यहाँ पर ह्रस्व ई हो कि दीर्घ ई हो, गुण तो क्या हो जाता है? इसका गुण ए ही होता है। उसी प्रकार उ वर्ण का गुण, चाहे वह ह्रस्व उ हो या तो भी ओ होगा, या तो फिर दीर्घ उ हो तो भी उसका गुण क्या होगा? ओ होगा। यानी ई वर्ण का गुण ए होता है, उ वर्ण का गुण ओ होता है। अगर रू वर्ण हो, यहां पर अगर देखा जाए, अगर रू वर्ण हो तो इस रू वर्ण का भी गुण होता है। क्या गुण होता है रू वर्ण का? तो रू वर्ण का गुण यहां पर देखेंगे तो रू वर्ण का गुण होता है अर। क्या गुण हो जाते हैं यहाँ पर? तो रू वर्ण अर्थात ह्रस्व रू, उसका भी गुण होगा अर। और अगर दीर्घ रू हो, दीर्घ रू, तो भी उसका गुण क्या होगा? अर ही होगा। अर्थात ये गुण होता है। ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ और रू वर्ण का गुण क्या हो जाता है? अर होता है। अभी अभी हम लोग देखे थे ना, एक धातु देखे थे ना, जिम। तो जिम में देखिए ई वर्ण है कि नहीं? जिम में ई वर्ण है। जिम में ई वर्ण है तो इसीलिए ई वर्ण था। तो ई वर्ण का गुण क्या हो, इधर क्या हो चुका है? ई का ए हो चुका है। देखिए जी का जे हो गया। सूच, तो सूच में ऊज है, ऊ है। भू, तो इसमें भूज, सूच में क्या हो गया? सोच, यानी ओ हो गया। भू में भो हो गया, तो ये ऊ वर्ण का ओ हो जाता है। वृष, तो वृष में देखिए ये रू है, रू का इसमें रेप कार्य यानी अर हो चुका है अर। स्मृ, तो स्मृ में भी अर हो चुका है, इसलिए स्मर बन गया है। वृष का वर्ष, वृ का स्मर। तो यहाँ पर हम देखे कि ई वर्ण का गुण ए होता है, उ वर्ण का गुण ओ होता है, रू वर्ण का गुण अर होता है। इतना देखने के बाद और एक हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कि संध्याक्षर, तो संध्याक्षर कितने हैं? संध्याक्षर कितने? तो संध्याक्षर 4 है। कौन से 4 संध्याक्षर? ए, ऐ, ओ और ओ। इन 4 को संध्याक्षर बोला जाता है, क्योंकि ये संधि से बना है। ये पहले भी हम लोग देख चुके। संध्याक्षर के बाद अगर स्वर आए, संध्याक्षर के बाद अगर स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? तो संध्याक्षर के बाद अगर स्वर आए तो उसका क्रमानुसार क्या हो जाता है? ए हो तो ए का होगा आई, ऐ हो ए का होगा आई, ओ हो तो ओ का हो जाएगा औ, और औ हो तो औ का हो जाएगा आव। कब? तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर कि ए के बाद कितने स्वर? तो 14 स्वर। स्वर कितने हैं? तो स्वर 14 स्वर है। इन 14 स्वरों में कोई भी स्वर आए, यानी ए के बाद ए भी आ जाए तो भी ए का क्या हो जाएगा? आई होगा। क्या हो जाएगा? ए का आई हो जाता है। ये संधि के नियम है, जो कि आगे के उदाहरण आदि के साथ के सबके सब कुछ देखेंगे इसमें। लेकिन ये पूर्व भूमिका में ये यहाँ पर समझा दिए कि सर्वप्रथम गुण समझाएं,
कि गुण कितने प्रकार के हैं, तो गुण 2 प्रकार के हैं। कौन से? उपांत्य गुण और अंत्य गुण। उपांत्य गुण कब होगा, अंत्य गुण कब होगा, ये अभी बाकी है कि कब गुण करना है और कब गुण नहीं करना है। उपांत्य में क्या चीज हो ताकि गुण हो सकता है, लेकिन गुण क्या होता है वो भी समझा दिए कि ई वर्ण का गुण ए होता है, उ वर्ण का गुण ओ होता है और रु वर्ण का गुण और होता है। इतना हमें क्लियर हो गया। अब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो स्वर कितने हैं, तो स्वर है 14। चाहे वो अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, रू भी आ सकता है, लू भी आ सकता है, कोई भी स्वर अर्थात ए से लेकर ओ तक में कोई भी स्वर आए ए के बाद, हाँ पहले नहीं, ए से पहले नहीं, ए के बाद, इतना ध्यान रखना है, ए के बाद ही होना चाहिए, ए के बाद ही होना चाहिए, ए से पूर्व में, ए के पूर्व में नहीं, ए के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो तब ही ए का क्या हो जाता है, तो ए चेंज होकर आई बन जाता है। उसी प्रकार आई है, आई, आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई चेंज होकर आई हो जाता है। यानी ए के स्थान पर आई और आई के स्थान पर आई होता है। उसी प्रकार ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब होगा, और ओ के स्थान पर आब होगा। कब? अगर ए के बाद कोई स्वर आए तब ए का आई होगा, आई के बाद कोई स्वर आए तो आई का आई होगा, ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का औ होगा, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का आब होगा। इतना हमें ध्यान रखना है इस पाठ में, बस इतना ही, गुण में इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है। गुण में कितना ध्यान रखना है, तो प्रथम नंबर किसका गुण क्या होता है, याद रह जाएगा ना, किसका गुण क्या होता है। तो चलिए याद कर लेते हैं फिर से, ये इसलिए दोहरा रहा हूं 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि ये याद रखना है अब इस पाठ में कि किसका गुण क्या होता है। तो चलिए याद कर लेते हैं, ई वर्ण का गुण क्या होता है, ई वर्ण का गुण क्या होता है, ए सही है। उ वर्ण का गुण क्या होता है, ओ, धन्यवाद। और रु वर्ण का गुण क्या होता है, और होता है। बहुत खूब खूब धन्यवाद, इतना तो सीख गए, बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान, एकदम एकदम क्षयों को समझदार है सबके सब, नहीं आगे का आता नहीं। क्योंकि इतने में ही इतना सीख जाना है। बस इसी प्रकार से हमें आगे चलना है, इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ना है कि फिर से एक बार देखिए, सिर्फ एक ही बार पढ़ा है आप लोग को, पूरा का पूरा सभी को याद आ गया कि ई वर्ण का गुण क्या होता है, ए, सही है। उ वर्ण का गुण ओ, सही है। रु वर्ण का गुण और होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए, दीर्घ ई का गुण क्या होता है, ए, सही है। और ह्रस्व ई का गुण ए ही होगा, सही है। दीर्घ रू का गुण क्या होता है, दीर्घ रू का गुण और ही होता है, सही है। और दीर्घ ऊ का गुण क्या होता है, ओ होता है, धन्यवाद। ह्रस्व ऊ का गुण क्या होता है, ओ ही होता है। और ह्रस्व रू का गुण क्या होता है, और होता है। यानी संक्षेप में कहें तो ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ, और रु वर्ण का गुण और, धन्यवाद। चलिए, अब ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का क्या होता है, आई याद रह जाएगा। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई का क्या होगा, आई, सही है। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या होगा, औ, हाँ धन्यवाद। ओ के साथ कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या होगा, धन्यवाद। अब देखिए, ए प्लस दीर्घ ई तो ए का क्या होगा, आई, सही जवाब।
ओ प्लस ह्रस्व उ, तो ओ का क्या होगा? क्यों हो जाएगा? ओ का अब क्यों होगा? ओ के बाद स्वर आया है इसलिए। हाँ, ओ के बाद स्वर आया है, सही है। ह्रस्व ई बोले, ह्रस्व उ बोले, अ बोले। अच्छा, ये बताइए, ए के बाद ए आए तो फिर ए का क्या होगा? आई ए का तो भी आई होगा। हाँ, ए का तब भी आई हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद ए आया है, तो ए किस में आता है? स्वर में आता है कि नहीं? आता है। इसीलिए ए का चेंज क्या हो जाता है? ए के स्थान पर आई। धन्यवाद। आई के स्थान पर क्या होगा अगर स्वर आए तो? आई के बाद आई। ओ के स्थान पर क्या होगा? कोई भी स्वर आए ओ के बाद तो ओके। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो खूब खूब धन्यवाद। अब क्या चीज, सिर्फ इतना ही हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है। गुण क्या होता है और इसके संज्ञाक्षर के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पर अब हम ये आगे का क्रियापद की सिद्धि करेंगे। अब फिर से प्रश्न में आ गया है कि गुण तो दो प्रकार का हम लोग देख लिए, उपांत्य गुण और अंत्य गुण। अब उपांत्य गुण और अंत्य गुण तो देख लिए, लेकिन उपांत्य गुण कब होगा ये देखना हमारे बाकी है। ये देखना बाकी है कि उपांत्य गुण कब करेंगे, उपांत्य में ऐसे क्या चीज हो ताकि गुण हम करें। तो ध्यान रखना वहां पर जिसका गुण होता है, किसका गुण होता है? ई वर्ण, उ वर्ण और रु वर्ण। तो इसमें इतना हमें करना है कि उपांत्य में ह्रस्व नामी स्वर हो तो गुण होता है। ये नियम है। क्या नियम है कि उपांत्य गुण कब होगा? तो उपांत्य गुण में इतना ध्यान रखना है कि उपांत्य गुण में क्या होगा? तो उपांत्य गुण में हो जाएगा ह्रस्व नामी स्वर, ह्रस्व नामी। और अंत्य में, तो अंत्य में ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर दोनों। अंत में क्या होगा? इसमें ह्रस्व या तो फिर दीर्घ, इन दोनों में कोई भी हो तो उसका गुण होगा। अब देखिए, जो हम देखे थे कि गुण होता है, किसका गुण होता है? ई वर्ण का गुण होता है, उ वर्ण का गुण होता है, रु वर्ण का गुण होता है। यानी नामी स्वर कितने, ये अब पहले हम सोच लेते हैं कि नामी स्वर है कितने। कितने नामी स्वर है? तो नामी स्वर अगर देखे तो नामी स्वर है 12। कितने यहां पर कितने नामी स्वर है? तो नामी स्वर है 12। लेकिन इन 12 में गुण कितने का होता है? देखिए, गुण कितने का होता है? 2, 2 4 और 2 6। नामी 12 है लेकिन गुण कितने का होता है? सिर्फ 6 का ही गुण होता है। तो हमें याद इन 6 को रखना है। अब इन 6 में से ह्रस्व कितना है वो हमें अब सोचना है। इन 6 में ह्रस्व कितने हैं? इन 6 में ह्रस्व 3, यानी उपांत्य में ये 3 हो तब ही गुण होगा। कौन सा? क्योंकि क्या बोला यहां पर नियम में कि उपांत्य में ह्रस्व नामी स्वर होना चाहिए। अब गुण जब होगा तो गुण तो 6 का ही होता है, और 6 में ह्रस्व कितने हैं? तो 6 में ह्रस्व 3 है। यानी वो 3 कौन कौन से हैं जो कि उपांत्य में हो और गुण हो सकता है? ह्रस्व नामी स्वर। तो इनमें ह्रस्व नामी स्वर देखें तो उसमें नामी स्वर हो गए 12, और 12 में से ह्रस्व नामी कितने? तो ह्रस्व नामी है 4। 4 है कि नहीं ह्रस्व नामी? कौन कौन से 4 ह्रस्व नामी? ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व रु और ह्रस्व लृ। ह्रस्व सही है, इन 4 ही ह्रस्व नामी है। लेकिन इन 4 में गुण कितने का होता है? सिर्फ 3 का ही। का 3 का, क्योंकि लृ तो है ही नहीं, यानी लृ निकाल देंगे तो क्या, तो फिर किसका गुण होगा? ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व रु। कहां पर हो ये 3? जो है ये 3 कहां पर हो तो गुण होगा? उपांत्य में। उपांत्य में, बराबर। और उपांत्य का अर्थ क्या है? सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट, सही जवाब है। उपांत्य का अर्थ क्या होता है? उपांत्य में सेकंड लास्ट। यानी क्या हम क्या सीख चुके हैं कि अगर सेकंड लास्ट में ह्रस्व ई हो, ह्रस्व उ हो कि ह्रस्व रु हो तो उसका गुण होगा। और इस प्रकार का गुण को कौन सा गुण कहा जाता है?
उपांत्य गुण। उपांत्य गुण। ओके, अब देखिए अंत में क्या हो, तो अंत में इन 6 में 6 में से कोई भी हो, अंत में कितना, तो 6, अर्थात क्या क्या, ई वर्ण, उ वर्ण ई और उ वर्ण वर्ण। और उल वर्ण। ऐसे देखा जाए तो नामी स्वर कितने हैं, नामी स्वर 12 है, 12। लेकिन गुण कितने का होगा, 6 का ही 6 होगा। का। कौन से 6 का नहीं होगा, एक रू वर्ण और संध्यक्षर, याद रह जाएगा। किसका नहीं होगा, रू वर्ण का रू और और संध्यक्षर संध्यक्षर का नहीं होता है। तो रू वर्ण में 2, लू वर्ण और संध्यक्षर, लू वर्ण कितने, तो लू वर्ण तो 2 है, कौन कौन से, ह्रस्व रू और दीर्घ रू। 2, और संध्यक्षर कितने, 4। 4, कौन से, ए आई ओ औ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 और 2 6, तो इन 6 का गुण नहीं होता है, तो फिर रहता कितना है, तो रहते 6 हैं, कौन सा, तो ई वर्ण, उ वर्ण और रू वर्ण। इन 6 में से, ये ऊपर जो 6 देखे थे, इन 6 में से कोई भी अक्षर अगर अंत में हो, कोई भी वर्ण अंत में हो, तो वहां पर गुण होगा, और ऐसे गुण को कौन सा गुण कहा जाएगा, अंत्य गुण कहा जाएगा। तो अभी अभी हम लोग देखे थे एक शब्द, एक धातु, अभी अभी हम लोग देखे थे कि जिम धातु था, धातु क्या था, जिम, लेकिन रूप हम क्या करते थे, जेम कर देते, क्यों, तो इसका देखिए, इसका विश्लेषण कीजिए, तो विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, ज प्लस ई प्लस म, तो ज प्लस ई प्लस म, ये जिम हुआ है, ज प्लस ई प्लस म जिम हुआ है। इसका आदि में क्या है, जिम के आदि में ज है, अंत में क्या है, म म है, और उपांत में क्या है, ह्रस्व ई रसई। तो ये गुण होगा कि नहीं होगा, होगा होगा ना, क्योंकि देखिए उपांत में ह्रस्वनामी, तो ह्रस्वनामी ह्रस्वई उपांत, ये 3 में से कोई एक है कि नहीं, ह्रस्वई ह्रस्व ह्रस्वरू में कोई है कि नहीं है, किसका है, ये ई है, इसलिए गुण हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर सूच क्या है, सूच, तो सूच का विश्लेषण कीजिए, क्या होगा, च प्लस उ प्लस च। च तो देखिए इसका उपांत में, इसका भी उपांत में क्या है, ह्रस्व है, तो गुण होगा, कौन सा गुण कहलाएगा, दोनों गुण में उपांत्य गुण, सही है। उसी प्रकार यहाँ पर एक ब्रूस धातु देखे थे, ब्रूस धातु का भी देख लेते हैं, तो ब्रूस का यहाँ पर विश्लेषण कीजिए, क्या होगा, मूर्धन्य स, तो व प्लस रू प्लस मूर्धन्य स, तो इसका भी गुण होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ, क्योंकि इसके उपांत में क्या है, ह्रस्व रू है, इसीलिए इसका गुण होगा। चलिए दूसरा और एक यहाँ पर लिखता हूं मैं, जैसे कि नींद है, नींद, इसका गुण होगा कि नहीं होगा, तो इसका हम यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं। नींद का विश्लेषण कीजिए, क्या होगा, देखिए ऐसे तो लगता है जिम के जैसे ही यहाँ पर ई है, लेकिन इसका उपांत में क्या आ गया, तो फिर इसमें गुण होगा, नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, व्यंजन है। व्यंजन आया है, उपांत में क्या आना चाहिए, ह्रस्व आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उपांत में क्या आ चुका है, न आ चुका है, इसलिए इसका गुण नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसी प्रकार दूसरा एक यहाँ पर देखते हैं, क्रीड, क्या है यहाँ पर, क्रीड, तो क्रीड का गुण होगा कि नहीं, तो ये भी देख लेते हैं, चलिए, तो क प्लस र प्लस दीर्घ ई प्लस तो इसका गुण होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दीर्घ ई है। उपांत में दीर्घ ई है, उपांत में क्या होना चाहिए, ह्रस्व ह्रस्व होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत इंटेलिजेंट हो सबके सब। चलिए धन्यवाद। आज यहाँ तक देखते हैं, अब किस प्रकार से गुण होकर कब गुण होगा कब गुण नहीं होगा वो देखेंगे। जिसका भी कोई प्रश्न हो अब तक का वही हैंड राइजिंग करें, जिसका प्रश्न हो वह हैंड राइजिंग करें, और जिसका नाम बोला जाए वही
अनम्यूट कीजिएगा। है किसी का प्रश्न आज की क्लास का संबंधी? कोई प्रश्न है? ओके, A3। हाँ सर, तो ये क्रीड में सेकंड लास्ट दीर्घ ई है और हमने वर्ण में देखा था ई वर्ण में ई और दीर्घ ई दोनों का ए हो जाता है। अभी तो अभी हम लोग क्या देखे, उपांत में क्या समझाए? यहाँ पर उपांत में क्या होना चाहिए? ह्रस्वनामी। अच्छा, अगर अंत में होता ह्रस्व या दीर्घ तब हम कर देते, लेकिन ये दीर्घ ई कहां पर आया है? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, इसलिए नहीं होगा। ओके, ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A23। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज तो भाई थोड़ा मैं लेट हुआ था, आज ये इसका वीडियो मिल सकेगा? जरूर मिलेगा। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? ओके, चलिए नंबर, हाँ कौन है? A22। प्रणाम गुरुजी। आपने प्रणाम। नींद में ई के नीचे हलंत लगाया है, तो ई के नीचे हलंत आएगा क्या? ई के नीचे हलंत नहीं है, ई के नीचे हलंत नहीं है, वो इसमें ई के नीचे हलंत नहीं आएगा। ओके, ई के नीचे हलंत धन्यवाद नहीं। गुरुजी। हाँ जी, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। ओके ओके। 75 सर के नीचे हलंत नहीं आता है। A75। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, गुरुजी वो ई की मात्रा जो रहती है तो वो हमको कैसे पता चलती है कि कहाँ पे दीर्घ ई लिखना है या स्वर ई लिखना है? जैसे शब्द हो वहां पर। नींद में कौन सा ई है? अब एक संस्कार पड़ चुका है कि छोटी ई, बड़ी ई, ऐसा संस्कार को छोड़ना है। पहले ही वर्ण विचार में सिखाए थे कि 2 ई होता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। इस साइड वाला जो है ये ह्रस्व ई का निशानी है, इस साइड वाला जो आता है वो दीर्घ ई का निशानी है। हाँ, उसी को ध्यान रखना है। ऐसे अगर ई हो तो इसे बोला जाता है ह्रस्व ई, और ऐसे अगर ई हो तो उसे बोला जाता है दीर्घ ई। हाँ गुरुजी। अब ये तो अभी हम संधि करते तब वो पता चल जाएगा कि ये ह्रस्व या दीर्घ है। हाँ, शब्द देखकर पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी हम वाक्य रचना वगैरह करते तो एकदम से लिखना रहता तो वो समझ में नहीं आता ना कि ह्रस्व लिखना क्या दीर्घ लिखना। उसके लिए बारंबार प्रयत्न, बारंबार अभ्यास, तभी संस्कार पड़ेगा। हाँ गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद। चलिए A5। हाँ प्रणाम गुरुजी। अभी हमने उपांत्य गुण ही सीखा है ना, क्या वो उसमें दोनों भी आने वाले अंत्य गुण भी? अंत्य गुण भी आ गएगा। अभी तो जस्ट इसका भी पूर्व भूमिका किया है। एक्चुअल क्लास तो कल से चालू होगा उपांत्य और अंत्य वाला का। ओके, प्रणाम गुरुजी। ओके, प्रणाम। चलिए नमो नमः। प्रणाम। नमो नमो। नमो नमः गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः।